हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले आपके 14 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, जो आपके प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें हमारी ये यूनिट 2 चल रही है बुक में, यूनिट 2 इसमें हमारी चल रही है। और यूनिट 2 में लास्ट स्टैंड पर मैं आपको यूनिट का नेम बता देती हूँ, जो है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट स्टैंड पर हमने इसमें लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, इनके डेरिवेशंस भी हमने किए हैं। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच के रिलेशन, यानी कि अगर दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिए जाएं तो वो उनको हम कैसे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पोर्शंस भी हमारे इसी फॉर्मूले से जो हम आज डिराइव करेंगे, इनसे आपके सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहला टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैसे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लास्ट स्टैंड पर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ लिया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, Kc इज इक्वल टू K1 अपॉन K2, ये हमने कल निकाला था। ठीक वही है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं डेफिनेशन लिखा देती हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कब फाइंड आउट करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जब आपका तापमान कैसा दिया हो, स्थिर दिया हुआ हो, वो चेंज ना हो रहा हो। At constant temperature, at constant temperature, आप साथ साथ भी नोट डाउन कर सकते हैं। At constant temperature, the equilibrium constant, the equilibrium constant of a reversible reaction, constant of a reversible reaction, of a reversible रिएक्शन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, रेशो किसका, अनुपात किसका, रेशो ऑफ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, रेट कांस्टेंट जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, K1 लिखते हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं हम, K2 लिखते हैं। ये किसके इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के इक्वल होगा। क्लियर है। तो ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो मैं इसमें आपको क्या बताने वाली हूँ, इसमें कुछ और रिएक्टेंट के लिए बताने वाली हूँ। रिएक्टेंट के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर तो अभी हमने रेट कांस्टेंट लिया है, लास्ट वाली क्लास में ही मैं ये क्लियर कर चुकी हूँ कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। जैसे क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर है। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन reaction, if more than 1 molecules are participating in reaction, then equilibrium constant will be equal to the concentration of product upon concentration of reactant. clear है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ यूनिट्स की तरफ, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc,
केसी की यूनिट किस तरह से निकालेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से इसकी केसी की यूनिट निकालेंगे। तो देखो केसी की यूनिट हम निकालते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को लेकर। देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम क्या मानते हैं, देखो यहाँ पर आपका क्या है, मैं आपको सीधी सी एक चीज बताती हूँ, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं। क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन में बताया था। क्या बताया था आपको कि ये किसके इक्वल होती है, 1 लीटर गैसियस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्ट करते हैं वो उसका एक्टिव मास होता है, और उसी से हम क्या निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं केसी की। तो केसी की यूनिट कितनी होगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर कितनी आएगी, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। अब मैंने यहाँ पर डेल्टा एन क्यों लगाया है, डेल्टा एन इसलिए लगाया है कि अगर आपके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपका एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो डेल्टा एन की वैल्यू 1 आएगी, अगर और ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग डेल्टा एन की वैल्यू आती रहेगी। डेल्टा इसीलिए लगाया है क्योंकि एन की वैल्यू आपकी प्रॉपर रिएक्शंस के लिए चेंज होती रहेगी, जैसे आपकी डिफरेंट रिएक्शंस होती है ना, उनके लिए डेल्टा एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। मैं आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगी, इसकी कंसंट्रेशन निकालने भी सिखाऊंगी आपको। यहाँ पर लिख लीजिए डेल्टा एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या फिर क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका यहाँ से थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी। अब हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। आप अब ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, कंप्लीट स्क्रीनशॉट, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों पे एग्जाम्पल करेंगे, हम केसी निकालेंगे, यूनिट इसकी ध्यान रखना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मोल पर लीटर को हम कंसंट्रेशन से भी शो कर सकते हैं, तो इसकी जो यूनिट होगी केसी की वो कितनी भी आ सकती है, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन, ये भी आ सकती है इसकी यूनिट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम क्या करेंगे, एक एक रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन देखेंगे, उसकी हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और वहां से इसकी यूनिट भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हैं, सबसे छोटी केमिकल रिएक्शन एन और एच को लेकर कर लें, एन और एच को लेकर, जैसे N2 ले लिया और यहाँ पर 3H2 ले लिया, यहाँ से क्या बनाएगा, 2NH3 बनाएगा, ये तो आप सभी जानते हैं, यहाँ से ये बनता है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट दिए हुए हैं, देखिए 3 यहाँ पर दिए हुए हैं और 1 यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारे 1 से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला। ठीक है, तो Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, NH3 और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, इसके सर पे जाकर बैठ जाते हैं, और अपॉन में क्या आएगा, N2, ये जो नीचे है ना इसको मत ऊपर पहुंचा देना, कभी इसको भी यहाँ पर रख दो, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा H2 की पावर 3। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं इसकी पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम निकालेंगे डेल्टा एन की वैल्यू। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको हम माइनस करेंगे। जैसे आपके प्रोडक्ट में कितने हैं, आपके 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 हैं, तो हम यहाँ से करेंगे 2 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं यूनिट ऑफ Kc क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ Kc क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर की पावर -2। ठीक है, ये तो आ गई पावर के लिए। ठीक है, इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आ जाएगी यहाँ से, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये आ जाएगी, और Kc के लिए क्या आ जाएगा, Kc के लिए यानी कि यूनिट की जो आएगी इसकी मोल पर लीटर की पावर -2 आएगी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, उसमें पावर का भी चेंज है। एक और क्वेश्चन, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप ले सकते हो, तो N2O4
और यहाँ पर हम क्या ले लें 2N2O5 और यहाँ से आपका ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें 4NO2 में होएगा और ऑक्सीजन में होएगा O2 में होएगा। बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10 और ये 8 और 2 कितना आ गया 10 आ रहा है। रिएक्शन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इनके केसी निकालने वाले हैं। तो केसी के लिए हम क्या जानते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस बार प्रोडक्ट कौन है हमारा, ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे NO2 की पावर 4 और यहाँ से O2 की पावर कितनी आएगी 1 आएगी। क्लियर है, कितनी आएगी 1 आएगी। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा आपका N2O5 की पावर 2 आएगी। अब इसी तरह से आप डेल्टा एन की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। डेल्टा एन इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू 4 + 1 कितना आएगा 5 माइनस करेंगे 2 तो कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हो। यूनिट ऑफ केसी क्या आएगा, यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू आएगा मोल पर लीटर की पावर 3। क्लियर है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं यूनिट भी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी, केसी भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अब आगे करते हैं, हमारे इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन आता है आपका। दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन किस तरह से, एक क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर एक एज अ रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमें यहाँ पर क्या दे दी, हमें यहाँ पर दो केमिकल रिएक्शंस दे दी जाएंगी। इन केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यूज क्या दे दी जाएंगी, अलग अलग दे दी जाएंगी। और उन वैल्यूज को, वो जो कांस्टेंट की वैल्यूज दी जाएंगी, हमें उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में आखिर रिलेशन है क्या। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये आपकी जो रिएक्शंस होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे मान लीजिए इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इफ द इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए आप साथ साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for a reaction, equilibrium constant of a reaction, कौन सी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शंस आपकी दे दी जाएगी। जैसे हम यहाँ पर HI बना लेते हैं। HI कैसे बनता है, H2 + I2 और यहाँ से क्या बनाता है, ये आपका 2HI बनाता है। इज कितना दे दिया जाए, K दे दिया जाए। कितना दे दिया, K दे दिया आपको यहाँ से। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक और रिएक्शन के लिए, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2HI से डिसोसिएशन शो कर दिया। यहाँ पर आपका बन गया H2 और I2, ये बन गया। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया K डैश, K1 K2 भी रख सकते हैं, चॉइस आपकी है। और अब हमें क्या दे दिया, इन K और K डैश के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन किसके बीच, K एंड K डैश। किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी केमिकल रिएक्शंस और उनके लिए हम K की वैल्यू निकालेंगे। K की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके, जैसे अब तक हमने निकाली है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहले वाली रिएक्शन ही ले लेते हैं। तो यहाँ से 4H2I2 से क्या बन गया, यहाँ से 2HI बना। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से HI की पावर 2। यहाँ पर हमें यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके कैंसिल आउट खुद ब खुद हो जाएंगे। देखिएगा किस तरह से होंगे। और एक बात याद रखना, जब आपको रिलेशन निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपकी केमिकल रिएक्शंस इसी तरह से होंगी, एक में प्रोडक्ट बन रहा होगा और एक में प्रोडक्ट डिसोसिएट हो रहा होगा। ठीक है, चलो आगे। H2 यहाँ पर आ गया I2, ये आ गया K के लिए। अब इसी तरह से K डैश के लिए लिख सकते हैं, फॉर K डैश या फॉर रिएक्शन ऐसे लिख लीजिए प्रॉपरली, 2HI, यहाँ से आपका क्या बन रहा है, H2
और I2 ये बन रहा है आपका यहाँ से। तो अब क्या करेंगे आगे इसमें, आगे यहाँ पर K डैश की वैल्यू निकालेंगे। K डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार प्रोडक्ट कौन है, H2 I2 अपॉन में क्या आएगा, H I की पावर 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको मान लेते हैं इक्वेशंस। इसे कोई इक्वेशन मान लिया 1, इसे कोई इक्वेशन मान लिया 2, मर्जी आपकी A और B भी मान सकते हैं। अब हम रिलेशंस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी को कोई आइडिया इन दोनों इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करें कि आपके रिलेशन निकल कर आ जाए। इन दोनों इक्वेशंस की आप साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके बहुत आसानी से इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल कर आ जाएगा और बाकी के टर्म भी कैंसिल आउट कर दी जाएंगी। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 LHS एक साथ मल्टीप्लाई होती है और RHS की एक साथ होती है, तो यहाँ से K इंटू K डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका HI की पावर 2 अपॉन में H2 और I2 मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो यहाँ से आएगा H2 I2 और अपॉन में क्या आएगा, HI की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद ही देखो, ये वाले टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, ये वाले टर्म इससे, ये वाले टर्म इससे, क्या बचा इधर, 1 बचा। तो यहाँ से क्या आ गया, K इंटू K डैश इज इक्वल टू 1। चाहो तो एक टर्म लेके चले जाओ नीचे, तो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 1 अपॉन K डैश आ जाएगा। ये आ गया पहले और दूसरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन। क्लियर है, क्लियर है। आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ, पहले से नोट करिए। आई होप आपने इसे नोट डाउन किया होगा, मैंने रिलेशन छोड़ दिया है, आपको याद भी रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताती हूँ क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल पर या रिलेशन पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको एक केमिकल रिएक्शन दी जाएगी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाएगा। दूसरी केमिकल रिएक्शन दी जाएगी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन है N2 और 3H2, यहाँ से क्या बना रहा है 2NH3। मैं बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन आपकी यहाँ पर ले रही हूँ। इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे दी, मान लीजिए इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे दी 100। कितनी दे दी, K इज इक्वल टू दे दिया 100। वहीं एक और केमिकल रिएक्शन आपको दी जाएगी NH3 और यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा आपका N2 और यहाँ से बनेगा H2। इस तरह से 3/2H2 इस तरह से बनेगा। और इसके लिए आपको क्या करेंगे, K डैश की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे। तो हम इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। इस रिलेशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमें, जैसे हमने डेरिवेशन सॉल्व की थी ना, बिल्कुल इसी तरह से डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। पहली रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, K इज इक्वल टू रखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, NH3 की पावर 2 अपॉन N2 और यहाँ से आएगा H2 की पावर 3 आएगा। ठीक है, फिर उसी के बाद ठीक ऐसे ही दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे। K डैश के लिए कितना आएगा, N2 और इसकी पावर कितनी जाएगी 1/2 और यहाँ से आप H2, चाहो तो 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन को सिंपल भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर हमें इसे आसान बनाना है तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, 3/2 और यहाँ से NH3 की पावर 1 आ जाएगी। अब हम क्या करें कि दोनों रिएक्शन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। बताइए ऐसा क्या किया जाए कि दोनों रिएक्शंस को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सके। किसी के पास कोई आइडिया हो तो बताओ। देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर इनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। रिलेशन तो आपको याद ही हो गया होगा। तो देखो ये है आपकी कोई इक्वेशन 1, ये है आपकी कोई इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पर आपके फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। अब आप बोलोगे कि हम यहाँ पर भी तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे इस तरह से करके, लेकिन हमें क्या करना है, हमें केमिकल रिएक्शंस अगर ये दी हुई है तो हम इसी को लेकर सॉल्व करेंगे। अगर आपको केमिकल रिएक्शन इस तरह से दे दी जाती 2NH2 और N2 और H2, तब हम उसके लिए सॉल्व करते हैं। अगर आपको केमिकल रिएक्शन
फ्रैक्शन में दी है, वैसे तो आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन बैलेंस कर लो, फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर इस टाइप के दिया जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इन फ्रैक्शन में क्या है आपका अपॉन में क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम इस वाली इक्वेशन का यानी कि इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, हमें फाइंड आउट होगा यहाँ से k डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, n2 आ जाएगा, ये पूरा अपॉन में 2 है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर आपकी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यह आएगा 3 और यहाँ पर आएगा NH3 का 2। अब ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या करें, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रिलेशन निकल आएगा। क्या करेंगे, पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा k डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, ये तो टर्म आपकी कैंसिल आउट हो ही जाएंगी, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर, कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा यहाँ से 1 आएगा। अब हम जानते हैं k डैश की वैल्यू हमें क्या, k की वैल्यू क्या दी है, 100 दी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन k, और 1 अपॉन k की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन 100 रखेंगे। k डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रखेंगे, तो k डैश स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, ये आपका चला जाता है अंडर रूट में। मैंने वैसे तो ये जाता है पूरा अंडर रूट में, पर 1 का अंडर रूट 1 होता है, इसीलिए मैंने इसको सिर्फ इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो अंडर रूट सॉल्व करना आता है, तो अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, k डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 10, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.1, तो k डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 आ गई। क्लियर है। इसी तरह से आपसे और भी क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं इसी चीज से रिलेटेड, और उनमें आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर पहले से नोट कीजिए, एक और केमिकल रिएक्शन मैं आपको देती हूँ, फिर आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप 2NO प्लस O2, ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा 2NO2, 2NO2 बनाएगा। और इसके लिए k की वैल्यू क्या है, इसके लिए k की वैल्यू है 50, और यहीं अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा उल्टा कर दें, क्या कर दें, NO2 से आपका क्या बना दें, हाफ, नहीं यहाँ से बनेगा NO बनता है, ये NO में डिसोसिएट होगा और हाफ O2 में डिसोसिएट होगा, ठीक है। चलो ये हो गई, और इसके लिए आपको क्या करना है, k डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि आपका आंसर आया है या नहीं आया है। नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गई आपकी, एक और टॉपिक होता है कंप्लीट। अब इसके बाद हम Kp के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले से नोट कीजिए। तो चलिए आगे करते हैं इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर, जिसको हम Kp से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्शियल प्रेशर Kp से रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, तो देखिए हम गैसियस इक्वेशन जो होती है या गैसियस फॉर्म होती है, उसमें आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम पार्शियल प्रेशर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पार्शियल प्रेशर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर के लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम Kc की जगह पर Kp से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, Kp से, प्रेशर के लिए P आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपका एक्टिव मास का लॉ निकाला था ना, जैसे कांस्टेंट प्रेशर नहीं, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते थे नॉर्मल रिएक्शंस के लिए, उसी तरह से इसमें भी निकलता है। मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखाती हूँ, फिर उसके बाद करते हैं। इन गैसियस स्टेट लिख लीजिए आप, साथ साथ हेडिंग डालिए आपकी, इन गैसियस स्टेट आगे लिखिए, इन गैसियस स्टेट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, partial pressure of gases, partial pressure of gases depends directly on the active mass, depends directly on the active masses of gases, on the active masses
मासेस ऑफ गैसेस, गैस के एक्टिव मास पर भी डिपेंड करता है, और वो जो एक्टिव मास हमने निकाला था एक प्रॉपर टेम्परेचर पर निकाला था, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। सो आगे लिखिए इसमें, सो इन प्लेस ऑफ एक्टिव मास, इन प्लेस of active mass partial pressure of gases can be used. So in place of active mass partial pressure can be used. partial pressure को मैं आपको PP से शो कर रही हूँ, partial pressure can be used, ठीक है। अब देखो किस तरह से यूज किया जा सकता है। हमने अब तक एक्टिव मासेस निकाला, वो क्या था आपका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ रहा था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अब ये एक्टिव मास की जगह पर हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे। अब तक हम निकालते थे आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लेकर, अब हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर को लेकर। किस तरह से निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझेंगे। जैसे हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन ले ली, N1A N2B, और ये जो सारी रिएक्शंस होती हैं कैसी होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। और यहाँ से आपका बन गया N3C बना, और यहाँ पर N4D आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये आपके सारे कैसी स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि हम गैसियस रिएक्शन के लिए ही पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। गैसियस रिएक्शन के लिए ही अलाउ होता है ये। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Kp की वैल्यू निकालेंगे। Kp के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आपके किस पर, एक्टिव मास पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लेकिन हम एक्टिव मास की जगह पर पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे, तो हम किस तरह से बताएंगे, प्रोडक्ट है आपका C, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्शियल, ये आपका प्रेशर है किसके लिए, C के लिए, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, N3 जाएगी। इसी तरह से P किसके लिए है, D के लिए, और इसकी पावर N4 जाएगी। अपॉन में प्रेशर के लिए निकाल रहे हैं A के लिए, और पावर कितनी जाएगी, N1 जाएगी, और यहाँ पर N2 में आएगा, ये भी N2 में है आपका प्रेशर किसके लिए, B वाले रिएक्टेंट के लिए, और पावर N2 आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप पार्शियल प्रेशर के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको एक प्रॉपर वाला एग्जांपल लेकर समझाती हूँ कि किस तरह से लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर ही लिख दूँ, चलो यहाँ पर इतना तो स्पेस है कि रिएक्शन आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया, मैंने रिएक्शन ली N2 प्लस H2, N2 प्लस 3H2 होता है, रिएक्शन बैलेंस भी करनी होती है आपको, रिएक्शन बैलेंस करिएगा तभी निकालिएगा। तो यहाँ से आपका बनता है 2NH3, तो यहाँ से आप Kp की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप निकालेंगे PNH3, इस बार क्या आएगा, इस बार P भी आएगा साथ में, NH3, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। या तो ऐसे लिख दो या ब्रैकेट बनाकर आप लिख सकते हो, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, N2P इंटू, और P क्या आएगा, H2 और 3। याद रखना ये आपके जो आएंगे ये सफिक्स में आएंगे, कभी आप इनके साथ ही लिख दो। जैसे PNH3 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये कैसे लिखा जाएगा, PNH3 ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है, ये आ गया आपका Kp के लिए। अब मैं आपको Kp और Kc के बीच में रिलेशन बताने वाली हूँ। ये आपका Kp निकल कर आ गया, Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन निकलता है, फिर मैं आपको Kd के बारे में भी बताऊंगी, पहले आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए आगे करते हैं, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। छोटा सा रिलेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Kp और Kc के फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। Kc क्या होता है आपका, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये। तो देखो कैलकुलेशन है इसमें, बस कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना, कैलकुलेशन 1 2 3 वाली नहीं है, ABCD वाली है। तो देखो यहाँ से हम Kc का फॉर्मूला लिखेंगे। Kc का फॉर्मूला क्या होता है, C की पावर N3, D की पावर N4 अपॉन A की पावर कितनी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट है ये, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना इनको, N1, और B की पावर कितनी होती है, N2 होती है। और यहाँ से हम Kp के लिए लिखेंगे, Kp के लिए ये क्वेश्चन 1 मान लिया, Kp के लिए आता है PC, कोई भी केमिकल रिएक्शन ABCD, चलो मैं लिख ही देती हूँ, N1A N2B, और यहाँ से ये N3C N4D, इस केमिकल रिएक्शन के लिए कर रहे हैं, PCN3, और ये आएगा PDN4 अपॉन में क्या आएगा,
PaN1 और PbN2। इस तरह सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन होगी 2। हम जानते हैं जब हमारा प्रेशर की बात आ रही है तो हम यहाँ पर और गैसेस के लिए बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आप सभी जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। अब मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, मैं यहाँ पर P इज इक्वल टू N/V/R/T कर रही हूँ। अब हम जानते हैं N/V क्या होता है, एक्टिव मास का लॉ होता है। मैंने ये जब कल आपको एक्टिव मास कराया था तब आपको बताया था N/V के बारे में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, P इज इक्वल टू एक्टिव मास RT, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं इसको, बताइए। बिल्कुल लिखा जा सकता है। जब N/V एक्टिव मास है तो मैं इसकी जगह पर एक्टिव मास लगा सकती हूँ, कंफ्यूजन मत हो जाना स्पेलिंग में, एक्टिव मास लगा सकती हूँ मैं यहाँ पर। तो एक्टिव मास जब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ तो मैं यहाँ पर अलग अलग जो आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हैं उनके लिए एक्टिव मास निकाल सकती हूँ, यानी कि प्रेशर निकाल सकती हूँ। अरे ये किसके इक्वल है, P इज इक्वल टू एक्टिव मास RT है। अब मैं एक्टिव मास A के लिए निकालूंगी, एक्टिव मास B के लिए निकालूंगी, एक्टिव मास C और एक्टिव मास D के लिए निकालूंगी यहाँ से। तो यहाँ पर मैं किसके लिए निकाल रही हूँ, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर किसके लिए, A के लिए अगर मैं निकालूंगी तो एक्टिव मास कितना आ जाएगा, A। ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैसेस इक्वेशन का वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास पर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे ART आ जाएगा ये इस तरह से। और ये आपका कैसे आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि ये गैसेस हैं। तो इसी तरह से PB के लिए निकल सकता है BRT और PC के लिए निकल सकता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CRT और PD के लिए निकल सकता है DRT। इस तरह से निकल सकते हैं। अब ये देखो PA, PB, PC, PD इन सब की वैल्यू निकल गई। क्या मैं इनको इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, ये जो आपकी इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से हम आगे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, KP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PC की जगह पर क्या रखेंगे, CRT रखेंगे। और यहाँ से इनकी पावर क्या कर देंगे, हम सेपरेट कर देंगे। रीजन अभी आपको पता चलेगा कैसे सेपरेट करेंगे पावर, RT की पावर 3 इस तरह से। अब सभी की वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, इनटू में है D, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, N की पावर 4 और यहाँ पर RT की पावर N की पावर 4। पूरे के अपॉन में कितना आएगा, A की पावर N1 RT की पावर N1 इंटू में आएगा B की पावर N2 और RT की पावर N2। अब देखिए यहाँ से इसके आगे से थोड़ा सा खेल चलेगा। यहाँ से खेल कैसे, अब देखिए C और D है, A और B है, इन सबको मैं एक साथ लिख रही हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, KP इज इक्वल टू आ जाएगा C की पावर N3 इंटू D की पावर N4। ध्यान से देखिएगा, रिलेशन इंपॉर्टेंट है इनके बीच में। A की पावर N1 और यहाँ से आएगा B की पावर N2 आएगा। अब देखो यहाँ से आपका क्या है, इन दोनों में RT कॉमन है। कितना कॉमन है, R और T कॉमन है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, RT की पावर, अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये कितना आएगा, N3 प्लस N4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा RT की पावर N1 प्लस N2 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये जो आपकी टर्म है ये किसके इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड ही फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन, अरे ये तो इक्वेशन सेकंड से है ना, सेकंड से है, अभी देख लेना। ये KP की वैल्यू जो हमने रखी है सेकंड इक्वेशन में रखी है। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू देखो और ये देखो, ये बिल्कुल इक्वल है ना। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, KP इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, KC रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, KC रख सकते हैं। और ये RT को हम सॉल्व करेंगे, RT को जब सॉल्व करेंगे तो ये पावर क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये आ जाएगा N3 प्लस N4 माइनस में N1 प्लस N2 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद ये देखो पावर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो इसको हम डेल्टा N से शो कर सकते हैं। KP इज इक्वल टू आ जाएगा KC इंटू RT की पावर डेल्टा N। ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। ठीक है, चलिए ये आ गया रिलेशन बिटवीन KP और KC। ये है आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इसके बाद मैं आपको KD के बारे में बताने वाली हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। पहले से नोट कीजिए।
तो आगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है आपका, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन, उसके बेसिस पर भी हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। पर वो हम आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर हम आज ही करेंगे तो उसमें भी आपके पहले डेफिनेशन है, फिर डेरिवेशन है, फिर क्वेश्चंस है, तो पूरा लेंथी हो जाएगा ये लेक्चर। तो ये चीज़ें करेंगे हम नेक्स्ट टाइम पर, आज करेंगे इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर आईडी बनाइए अपनी, और फिर सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक और टाइमिंग के साथ भेज दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर केडी के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।